आज आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृषाली जैन की लिखी कहानी पापा कहते हैं। चिंता मत कीजिए अनुपम, हम निशा को कुछ नहीं होने देंगे। आईसीयू के बाहर कंधे झुकाए आंखें बंद किए अनुपम को जाते जाते डॉक्टर ने दिलासा दिया था। सोचा नहीं था कि 24 साल की बेटी की सलामती की दुआ अस्पताल के कॉरिडोर में पढ़नी पड़ेगी। उनकी निशा अंदर अपनी जिंदगी के लिए जूझ रही थी। पिछले 5 सालों में आज पहली बार वो घर जल्दी गए थे। सोचा था निशा को कहीं बाहर डिनर कराने ले जाएंगे। निशा के घर पहुंचने के टाइम के 1 घंटा पहले ही अनुपम घर पहुंच गए थे। वो तो निशा के कमरे की जलती हुई लाइट को बंद करने गए थे और वहां उन्हें अपनी जिंदगी ही अंधेरी होती लगी थी। सामने खून से लथपथ उनकी बेटी पड़ी थी और जमीन पे एक ब्लेड। निशा ने अपनी ही जान लेने की कोशिश की थी। अनुपम को कुछ समझ ही कहां आया था। उन्होंने बस निशा को गोद में उठाया था और अस्पताल ले आए थे। इतनी बेतहाशा गाड़ी कभी नहीं चलाई थी उन्होंने। अस्पताल जाने के बाद का वक्त जैसे किसी घने कोहरे में था, धुंधला धुंधला। अनुपम ने एक गहरी सांस ली। 5 साल पहले उनकी पत्नी मीरा के एक रोड एक्सीडेंट में अचानक चले जाने के बाद निशा बहुत शांत हो गई थी। हंसती खेलती उनकी जिंदगी में पहली आग उस दिन लगी थी। मीरा का जाना अनुपम और निशा दोनों ने अपने अपने तरीके से हैंडल किया था। अनुपम ने खुद को काम में डुबोकर, निशा ने दोस्तों में। मीरा के जाने के बाद निशा अनुपम के पास ही सोती थी। फिर एक रोज उसने अपना गद्दा उठाया था और अपने कमरे में चली गई थी। जैसे उन दोनों के बीच एक अनकहा अग्रीमेंट हो गया था कि अब उसे अपने दुख को कम करने के लिए अपने पापा की जरूरत नहीं थी। अनुपम ने भी कुछ नहीं कहा था। 19 साल की बेटी इतनी छोटी भी तो नहीं होती कि हाथ पकड़ के रोक ली जाए। हॉस्पिटल की तेज फिनाइल वाली महक के बीच अनुपम की नम आंखों में आज न जाने कितनी हसीन यादें तैर गई थी। वो पल जब निशा उनके हाथों में पहली बार आई, वो पल जब निशा ने पहला कदम चला था, जब उनको पापा कहा था और जब वो पहली बार अपनी गुलाबी हरी साइकिल से गिरी थी। अपनी आधे टूटे दांत वाली स्माइल देके उसने कहा था, मैं एक बार और ट्राई करूंगी पापा। होठों पे यादों की बिखेरी एक मुस्कुराहट आने को ही थी कि निशा की कलाइयों से रिश्ता खून आंखों के सामने तैर गया। वो हड़बड़ा के उठ खड़े हुए। आंखों के कोरों से आंसू बह चले थे। क्यों निशा, क्यों किया ये बेटा? क्यों नहीं किया निशा ने एक और बार ट्राई? ऐसा क्या था जिसने उनकी बच्ची को इतना तोड़ दिया था? अनुपम इससे पहले आगे कुछ बोलते कि तभी डॉक्टर आके बोले, निशा खतरे से बाहर है, सो रही है, बट शील बी फाइन, सब ठीक हो जाएगा। और जो ठीक नहीं है उसे अब मैं ठीक कर दूंगा, अनुपम ने एक गहरी सांस के साथ सोचा था। अनुपम, हाथों के जख्म हफ्ते भर में भर जाएंगे, मुझे उनकी चिंता नहीं है। चिंता उन घावों की है जो निशा के मन पे है। न वो पुलिस को अपना बयान देना चाहती है, न काउंसलर से बात कर रही है। आपको निशा का बहुत ख्याल रखना होगा। डॉक्टर अनुपम को समझा रहे थे। आज निशा को पूरे 7 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिली थी। घर तक का रास्ता रेडियो पे चलते गानों के शोर में ही बीत गया था। निशा को उम्मीद थी कि पापा कुछ तो कहेंगे, पर अनुपम ने कुछ नहीं कहा था। तब भी नहीं जब वो घर पहुंचे, तब भी नहीं जब अलमारी के सारे तकिए पापा ने बेड पे निकाल के रख दिए थे ताकि निशा आराम से बैठ सके, तब भी नहीं जब उसने पापा को इन्हीं तकियों के बहाने आंसू पोंछते देखा था। तेरा फेवरेट वेजिटेबल दलिया बनाया निशी, चल फटाफट खा ले। वर्ल्ड्स बेस्ट कुक का एप्रन पहने अनुपम हाथ में निशा का खाना ले आए थे। निशा ने खाना तो शुरू किया पर बिल्कुल बेमन से। अनुपम थोड़ी देर तक तो देखते रहे, फिर बोले,
दलिया सही नहीं बना निशी? हाँ नहीं, वो ठीक है। मॉम के बिना बस मेरे को अब दलिया नहीं पसंद, निशा ने धीरे से कहा। तो अनुपम 2 मिनट के लिए समझ ही नहीं पाए कि कहें क्या। मीरा और निशा दोनों को ही वेजिटेबल दलिया बहुत पसंद था। कितनी ही बार माँ बेटी इसके लिए लड़ पड़ती थी। अनुपम ने धीरे से बढ़ के निशा के हाथ से दलिये का बोल ले लिया। अंदर चल रहे तूफान को उन्होंने बड़ी आसानी से एक मुस्कान के पीछे छुपा लिया। नहीं पापा, मैं खा लूंगी। अरे यार, मैं तो शुरू से कहता था ये दलिया वलिया बीमार लोगों का खाना है। एक काम करते हैं, पिज्जा ऑर्डर करते हैं, तुम्हारे टाइप वाला। इवन बेटर, मैं फोन मिलाता हूं, तुम ऑर्डर कर दो। भूख नहीं पापा। निशी में अकेला नहीं खाता, जानती है ना, भूखा रखेगी मुझे। निशा के चेहरे की मुस्कान पिज्जा या मन का खाना ऑर्डर करने की नहीं थी, बल्कि उस अजीब सी हिम्मत की थी जो अनुपम के इस बदले बर्ताव से उसे मिल रही थी। उस रात अनुपम बिना कुछ बोले अपना गद्दा निशा के कमरे में ले आए थे और फिर एक बार बाप बेटी के बीच अनकहा दुख बांटने का अग्रीमेंट हो गया था। निशा को दवाइयां दे के अनुपम एक किताब लेके बैठ गए। आधे घंटे में निशा को नींद भी आ गई। अनुपम उठे और निशा के पास आ गए। उन्होंने बड़े प्यार से निशा के सर पे हाथ रखा। निशा ने नींद में ही थोड़ा सा सरकते हुए अनुपम का हाथ पकड़ लिया था। आंखों में बांध के अब तक रोक के रखे आंसू अपनी मर्जी से बह चले थे। अचानक उन्हें मीरा और निशा के होने वाले छोटे छोटे झगड़े याद आ गए। मीरा निशा को एकदम लड़कियों की तरह बड़ा करना चाहती थी। लंबे बाल रखने वाली, हाई हील्स पहनने वाली बेटी। निशा हमेशा से टॉम बॉय थी, स्पोर्ट शूज और कंधे तक के बालों में मस्त माला। निशा की शादी मीरा का सबसे बड़ा सपना थी। उसके 18वें जन्मदिन पे तो मीरा सूट, दुपट्टे, काजल, चूड़ियों की जैसे दुकान ही उठा लाई थी। माँ प्लीज, ये सूट नहीं पहन रही मैं, दुपट्टा कितना लंबा होता है, मैं संभाल ही नहीं सकती। लड़कियों जैसे एक भी शौक नहीं है इस लड़की में। मेरे सामने सब ठीक है, देखती हूँ सासू तेरे कितने नखरे उठाएगी। ओ गॉड माँ, मेरी शादी के अलावा आपको कुछ सूझता है? कितना फोर्स करती हो सच्ची यार। हाँ, मैं ही तो फोर्स करती हूँ, मुझे तो कोई चिंता है नहीं तेरी। कितनी ही बार ऐसे झगड़ों के बाद मीरा रो देती थी। फिर निशा घंटों उसके आगे पीछे घूमती रहती, सूट पहन के दिखाती। एक बार तो मैचिंग चूड़ियां तक पहनी थी उसने, सिर्फ अपनी नाराज मां को मनाने के लिए। आज इस पल में अनुपम को मीरा से रश्क हो रहा था। मां होने के नाते वो आंसू दिखा सकती थी, निशा से नाराज होने के लिए, अपनी चिंता दिखाने के लिए, अपनी खुशी दिखाने के लिए भी। पर यह हक अनुपम को नहीं था। वो बाप थे, आंसू दिखाना उनके हिस्से में नहीं था। वो अपनी बेटी से तुनक के नहीं कह सकते थे, जा मैं तुझसे बात नहीं करता। वो निशा के इतना बड़ा कदम उठाने पे भी सबके सामने फूट फूट के नहीं रो सकते थे। समाज के कायदों में पिता वो चट्टान है जो औलाद को सिर्फ अपनी ताकत दिखा सकता है। मन पे पड़ने वाली दरारों को छुपा लेना ही उसका मुकद्दर है। वो साया देने को अभिशप्त है, तब भी जब जिंदगी की धूप और बारिश उसकी पीठ पे घाव करते जाते हैं। यूं भी इस दुनिया में आंसुओं का हासिल कुछ फीकी मुस्कुराहटों से ज्यादा नहीं है। अपनी बेटी से शायद दोबारा तार जोड़ने का वक्त आ गया था। बाप से शायद मां बनने का, दोस्त बनने का वक्त आ गया था। वहीं बेड पे निशा के सर पे हाथ रखे आज और बीते कल की यादों के बीच कहीं फंसे हुए अनुपम को नींद आ गई थी। सुबह जब निशा की आंख खुली तो उसने अपने पापा को वैसे ही बेड से आधा लटका हुआ सोते पाया था। उनके चेहरे पे सोते हुए भी दर्द की लकीरें साफ थीं, जैसे पिछले 10 दिन में 10 साल उम्र बढ़ गई हो। उसके दिल में कहीं कुछ चुभ गया था इस एक पल में। उसने धीरे से उनके पांव उठा के बेड पे किए
और अपनी चादर उड़ा के चाय बनाने चली गई। पापा उठिए, उठिए ना। हाँ क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? अनुपम ने हड़बड़ा के पूछा तो निशा को एहसास हुआ कि उसकी चिंता किस कदर उसके पापा पे हावी हो गई थी। मैं ठीक हूं, पर थोड़ी देर में चाय ठीक नहीं रहेगी, उसने चाय का कप बढ़ाते हुए कहा। चाय अच्छी बनी है, अनुपम ने चाय पीते हुए कहा। आशीष और मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मिले थे पापा, निशा ने अपने चाय के कप के किनारे पे उंगली फिराते हुए कहा। अनुपम बिना कुछ कहे निशा के आगे कुछ कहने का इंतजार कर रहे थे। आशीष शायर है, पोइट्री करता है, मुझ पे भी की थी। फिर एक वक्त आया जब मुझ पे ही की थी। बहुत अकेली थी पापा, मां के जाने के बाद किसी से अपने मन की कह नहीं पाई। आज भी वेजिटेबल दलिया चुभता है, दुपट्टे देखती हूं तो मां से लड़ने का मन करता है, पर यह सब सुनने के लिए था नहीं कोई। आशीष ने सुना, तब लगा शायद समझा भी। फिर 3 हफ्ते पहले पापा, निशा की आवाज टूट गई थी। अनुपम ने अपना हाथ धीरे से बिटिया के हाथ पे रख दिया। एक लंबी सांस लेके भीगी सी आवाज में निशा ने फिर बोलना शुरू किया। 3 हफ्ते पहले आशीष को पोइट्री लिखने के लिए नई दोस्त मिल गई। 3 साल के साथ में एक बार भी किसी और का नाम तक नहीं आया था, और फिर एक दिन अचानक ऐसे ही सब खत्म कर दिया उसने। कहता है प्यार नहीं था, इन्फैचुएशन था, प्यार तो अब हुआ है उसे। मुझे पता ही नहीं था मैं अब क्या करूं, अंदर अंदर सब खाली हो गया था। और फिर उस दिन वो टेबल पे रखी ब्लेड, मैंने सोचा नहीं पापा, बस दर्द बहुत था। मेरा प्यार, मेरी फीलिंग्स सब अधूरा रह गया। अनुपम उठ खड़े हुए थे। निशा बेतहाशा रोए जा रही थी। तेरी मां के जाने के बाद मुझे क्या करना चाहिए था निशा? निशा को हजारों सवालों की उम्मीद थी, लेकिन इस एक सवाल की नहीं। वो तो 22 साल का साथ एक झटके में बिना कुछ बोले छोड़ के चली गई थी। अंदर अंदर खाली मैं भी तो हुआ था, आज भी हूं। जान देना सबसे आसान होता है निशा। मेरे लिए जीने की वजह सिर्फ तू थी। एक बार भी यह ख्याल नहीं आया तुझे, किसी से प्यार करने से पहले खुद से प्यार करना पड़ता है। निशा की आंखें खामोश बहती रहीं। उस सुबह उस कमरे में 2 जोड़ी आंखों से बहते आंसू बहुत कुछ साफ करने वाले थे। कमरे में सिर्फ निशा की सिसकियां गूंज रही थीं। खिड़की पे खड़े अनुपम और बेड पे बैठी निशा के बीच कुछ 5 कदम का फासला था, और इन 5 कदमों में थीं 5 साल की लंबी दूरियां। अनुपम खुद को निशा का दोषी मानने लगे थे। अगर 19 साल की निशा हाथ थाम के रोकने के लिए बड़ी थी, तो मां के जाने का दुख अकेले सहने के लिए छोटी भी तो थी। तब अगर वो संभाल लेते तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। बेटी का साथ शायद निभा नहीं पाए थे वो, शायद। इधर निशा अपनी उलझनों में थी। वो भी चाहती थी किसी को। सच मायने में प्यार करना तो उसने पापा और मां से ही सीखा था ना। फिर कैसे नहीं समझ पाई वो कि पापा के दिल में मां के जाने के जख्म अब भी हरे ही होंगे? कैसे उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया जिससे उसके पापा बिल्कुल टूट जाते? उसने पहला कदम बढ़ाया था उस दिन पापा के पास जाने का। अनुपम ने बढ़ के अपनी बच्ची को गले लगा लिया था। उस पूरे हफ्ते घर में रोज कुछ नया होता। निशा को पहली बार पता चला कि उसके पापा को भी पिज्जा बहुत पसंद है। अनुपम को पहली बार निशा के हाथ की दाल खाने को मिली थी। दोनों को ही फिराक की नज़में पसंद थीं, जो कभी अनुपम निशा को तो कभी निशा अपने पापा को पढ़ के सुनाती। उस पूरा हफ्ता अनुपम ऑफिस नहीं गए। निशा को बचपन से लेके अब तक
ऐसा हफ्ता याद ही नहीं था। एक पूरा हफ्ता जब अनुपम ने निशा को उसकी गुजरी हुई मां की याद तक नहीं आने दी। एक बार फिर पिज्जा ऑर्डर किया गया और इस बार आखिरी स्लाइस के लिए झगड़ा भी हुआ। अनुपम ने समाज की पिता वाली परिभाषा बना के रखी थी। औलाद का दर्द एक पिता को वैसे भी कहां चैन से जीने देता है। बस इस बार औलाद को यह एहसास भी करा दिया गया था कि चट्टान से दिखने वाले पापा का दिल भी है जो सिर्फ उसी के लिए धड़कता है। संडे की सुबह थी। अनुपम और निशा दही जलेबी लेके आए थे। टेबल पे अनुपम ने निशा से कहा, कल से कॉलेज जाना शुरू कर रही ना तू? निशा जलेबी खाते खाते बीच में ही रुक गई। इस एक सवाल से ही डर रही थी वो। कॉलेज? पापा, वो अभी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, अगले हफ्ते से शायद। इतना कह के निशा उठने को हुई तो अनुपम ने उसका हाथ थाम के रोक लिया। आशीष कभी न कभी तुम्हारे सामने आएगा ही। मेरी बेटी कमजोर नहीं है, सिचुएशन से भागने वाली भी नहीं है। निशा ने अपना सर अपने पापा की गोद में रख दिया था। एक अजीब सा सुकून था उस पल में। उसको अगले दिन कॉलेज जाने की बहुत सारी हिम्मत जुटानी थी। अगली सुबह निशा कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर आई तो अनुपम गाड़ी की चाबियां लिए ही खड़े थे। ड्राइवर तैयार है मैडम, आज हम आप कॉलेज साथ साथ जाएंगे। निशा मुस्कुरा दी। कभी ड्राइवर, कभी कुक, कभी मां, कभी दोस्त, कभी बस पापा। पापा हमेशा से ही थे उसके साथ। बस पापा कहते नहीं थे और वो खुद देखना भूल गई थी। कॉलेज पहुंचे तो पता चला फेस्ट की तैयारी चल रही है, क्लासेस नहीं लगेंगी। पापा रुक के क्या करेंगे, घर चलते हैं, निशा ने अनुपम से कहा था। अरे तो क्या हुआ, मैं यहीं कैंटीन में रुकता हूं, तुम अंदर देख के तो आओ। उन्होंने निशा के सर पे हाथ रखा और वो कॉलेज के मेन हॉल की तरफ चली गई। अनुपम कैंटीन वाले भैया के पास गए और पूछा, भैया ये फाइनल ईयर वाला आशीष कहाँ मिलेगा? उधर निशा मेन हॉल में पहुंची तो सामने आशीष अपनी नई दोस्त के साथ डांस प्रैक्टिस करता हुआ स्टेज पे दिख गया। कॉलेज में कई लोग जानते थे कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। चारों तरफ से नजरों में सवाल साफ दिख रहे थे निशा को। अब तक आशीष ने भी उसे देख लिया था। जो 10 दिन पहले तक उसके दोस्त थे, आज उससे बात तक नहीं करना चाहते थे। निशा स्टेज के करीब पहुंची तो आशीष ने रुखाई से पूछा, यहां क्या कर रही हो? कॉलेज है मेरा, तुम्हारे लिए नहीं आती यहां मैं? निशा बोली, हाँ वो तो दिख ही रहा है किसके लिए आती हो। आशीष ने निशा के हाथों की पट्टी की ओर इशारा करते हुए कहा। आशीष के सारे दोस्त उसके साथ हंस पड़े थे। निशा को इस एक हंसी में अपने अंदर कुछ टूटता, बिखरता, फिर जुड़ता हुआ महसूस हुआ था। वो उन लोगों के बीच से होते हुए सीधे स्टेज पे चली गई। आशीष माइक लेके बाकियों को कुछ बोलने ही वाला था कि निशा ने उससे माइक छीन लिया। सीधा आशीष की ओर देखती हुई बोली, 3 साल पहले कॉलेज पढ़ने ही आई थी, फिर यहां दोस्त बने, प्यार भी हो गया। कॉलेज के मायने आशीष के नाम से जुड़ने लगे, जिंदगी के मायने भी तुमसे जुड़ने लगे, और फिर मेरा दिल तोड़ के यूं ही तुम एक दिन चले गए। लेकिन इन सब में तुम्हारा जाना ही सबसे अच्छा था। थैंक यू आशीष, मुझे आजाद करने के लिए खुद से, तुमसे, मां की यादों से, पापा से वापस मिलाने के लिए। तुम अच्छे इंसान नहीं हो। आशीष का चेहरा अब तक सुर्ख पड़ चुका था। निशा स्टेज से उतरने को ही थी कि वापस माइक पे गई और बोली, वैसे आशीष तुम्हारी पोइट्री एक टाइम के बाद बहुत बोरिंग हो जाती है। मार्केट में बने रहने के लिए ना कुछ नया ट्राई करो। कंधे उठाए सारे हॉल से नजरें मिलाई थी निशा ने। कुछ तालियां भी गूंजी थी, पर निशा को वो नहीं सुनाई दी। वो तो सबसे पीछे मुस्कुराते हुए पापा को देख के दौड़ते हुए उनसे गले लग गई थी। उस एक पल में
अनुपम को अपनी बेटी और अपनी सारी खोई हुई खुशियां वापस मिल गई थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।